कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की वंदे। मैं सबसे पहले तो अभी परसों जो अहमदाबाद में हुई भीषण विमान दुर्घटना में दिवंगत हुए हैं उन सभी यात्रियों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस हृदय विदारक घटना से प्रभावित हुए सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना एवं सहानुभूति प्रकट करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो इस समय में असमय एक बड़ी कठिन उनके लिए समय आया है, असीम पीड़ा हुई है, इस असीम पीड़ा को, इस कष्ट को सहन करने की उनको शक्ति प्रदान करे। दिवंगत आत्माओं को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। साथियों, मैं आज हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में उपस्थित होकर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारियों, वीर जवानों एवं आप सभी महानुभावों का मैं आज मुख्य सेवक सदन में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस विशिष्ट अभियान में भाग लेने वाले ट्रैकिंग टीम के सभी हमारे साहसी जवान, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का ये एक कठिन अभियान सकुशल संपन्न हो और बाबा की कृपा, हमारे सभी धामों की कृपा, देवभूमि उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर बने, उनका आशीर्वाद आप पर बने। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आईटीबीपी के हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान का फ्लैग ऑफ करने का और आप सबके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और मुझे बताया गया कि इस अभियान में आईटीबीपी के 45 सदस्यीय ट्रैकिंग दल उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश होते हुए लद्दाख तक, अभी जैसा यहाँ पर दिखाया भी हमारे उनके द्वारा जो सारा इस कार्यक्रम को हम सबके समक्ष रखा गया, लद्दाख से शुरू होकर लगभग 1032 किलोमीटर की जो चुनौतीपूर्ण यात्रा है, मैं इसको साहसिक यात्रा कहूँगा। इस साहसिक यात्रा को आप सबके द्वारा पूरा किया जाएगा। साथ ही इस अभियान के माध्यम से जहां एक और सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक दृष्टि से संवेदनशील जो हमारे स्थान हैं उनकी निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी, वहीं धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की पहचान कर वहां की स्थानीय परंपराओं को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया जाएगा और नई घाटियों की पहचान करने और बंद पड़े पारंपरिक ट्रैकिंग मार्गों को पुनः सक्रिय करने में भी यह अभियान बहुत सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ साथ मैंने अभी संजय गुंजाल जी से यहाँ पर पूछा कि आप सबके द्वारा अनेक पौधे भी बांटे जाएंगे। निश्चित रूप से मैं सोच रहा था आनंद जी ऐसे कि जैसे पौधों की बात आई और उन्होंने कहा 3.5 लाख पौधे, ये बड़ी संख्या है और अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक और यहाँ पर फ्लैग ऑफ कार्यक्रम यहाँ पर किया था एनडीआरएफ का। तो इस प्रकार से जो जागरूकता के अभियान चल रहे हैं, इस प्रकार से वृहद स्तर पर वृक्षारोपण चल रहा है, फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं, अनेक अनेक कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर चल रहे हैं। तो सच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का संकल्प 2047 रखा है, मुझे लगता है हम सब अगर इसी प्रकार से अपने अपने स्थानों पर अपने अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ, दक्षता के साथ और पूरे समर्पण के साथ करेंगे तो हो सकता है कि हम विकसित भारत का संकल्प और पहले ही प्राप्त कर लेंगे। इसमें मुझे कोई ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कहीं और अधिक देर होने वाली है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह अभियान हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा
बल्कि स्थानीय जो हमारी संस्कृति है उसका प्रोत्साहन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने में भी ये बहुत सहायक सिद्ध होगा और लोगों को भी प्रेरित करेगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 के चीन युद्ध के साथ हुए संघर्ष के बाद की गई। तभी से आईटीबीपी दुर्गम हिमालयी सीमाओं की रक्षा करने के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और समय समय पर नवाचार भी कर रही है। जैसा अभी बताया कि राज्य में आपके पास, राज्य में क्या पूरे ही बल के पास हमारी आर्मी से भी ज़्यादा डॉक्टर हैं, मतलब अनुपात में, तो निश्चित रूप से वो भी काम करेंगे और राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों का भी ये प्रयास रहता है कि सभी के साथ जो भी हमारे केंद्रीय बल हैं उनके साथ समन्वय के साथ जितना कामों को बढ़ाया जा सकता है, जितना लोगों को अपनी सेवाओं से फायदा पहुंचाया जा सकता है, उन सभी को आगे बढ़ाया जाए। और आईटीबीपी के वीर जवानों ने हिमालयी क्षेत्र में होने वाली विभिन्न आपदाओं के दौरान, अभी पिछले दिनों माड़ा में जो लॉन्च आया था उसमें भी आप सबके द्वारा बहुत ही सराहनीय प्रयास वहां पर किया गया था। इसके लिए मैं आप सबको एक बार हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। और भी जो भी चाहे वो माड़ा का लॉन्च हो या केदारनाथ की आपदा हो, पिछली बार केदार घाटी में आई आपदा हो, या हमारा सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू हो, ऐसे अनेक अभियान और समय समय पर आईटीबीपी के लोग हमेशा आगे आकर बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और अदम्य साहस सेवा का परिचय देते हैं। बचाव एवं राहत कार्यों को सफलतापूर्वक आप सबके द्वारा अंजाम दिया गया है। साथियों, वीरभूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में है या हमारे पैरामिलिट्री में है और देश की सेवा में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। मैं भी स्वयं एक सैनिक का बेटा हूं। आज मुझे यह देखकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है, गर्व की अनुभूति होती है, खुशी होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए सेना को अत्याधुनिक तकनीकी और हथियारों से भी सुसज्जित किया जा रहा है। जब लद्दाख की बात आती है, सियाचिन ग्लेशियर की बात आती है या किसी भी सीमावर्ती क्षेत्र की बात आती है, तो उस समय मुझे अपना बचपन भी याद आता है, क्योंकि मैंने अपना बचपन सेना के साथ में पला बढ़ा और मैंने देखा सैनिकों के बीच में, चूंकि मैं ऐसे परिवेश में पला बढ़ा जहां पर हर घर घर से सेना के अलावा कोई दूसरी सेवा में नहीं था और बहुत सारे लोग जो सियाचिन ग्लेशियर में ऊंची हिम शिखरों पर देश की सेवा के लिए अपनी सेवाएं देते थे, उनको बर्फ की चोटियों में और बर्फ में काम करने के कारण से बहुत सारी बीमारियां लग जाती थी। किसी के पैर काटने पड़ते थे, किसी के हाथ काटने पड़ते थे और बड़ा आश्चर्य होता था कि इनको अच्छे जैकेट क्यों नहीं दिए जाते हैं, अच्छे बूट क्यों नहीं दिए जाते हैं। लेकिन चूंकि लंबा कालखंड बीत गया, किसी को इस प्रकार की बातें ध्यान में नहीं आई, किसी भी सरकार को। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, तो हमारे सैनिकों के अच्छे उपकरण, अच्छे बूट, अच्छे जैकेट, अच्छे हथियार सारे के सारे उपलब्ध करवाने का काम इस रिजीम में हुआ है। और ये अपने आप में एक ऐसा कालखंड है जिसने सैनिकों का और सैनिक परिवारों का और हमारे सशस्त्र बलों का हमेशा मनोबल बढ़ाने का काम किया है। आप सभी ने अभी हाल में देखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पराक्रमी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को 4 दिनों पर ही घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया और इस अभियान के माध्यम से भारत ने ये सिद्ध कर दिया कि जहां हम एक और रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वहीं भारत में निर्मित नवीनतम तकनीकी से युक्त स्वदेशी हथियार अन्य देशों के हथियारों से कई गुना बेहतर है। आज का भारत
वो नहीं रहा जैसे पहले के समय में होता था। आप सब लोग जानते हैं भली बात ही, पहले के समय में होता था, कोई घटना होती थी, कोई आतंकी हमला होता था तो केवल निंदा भर कर दी जाती थी, निंदा करी गई और इतिश्री कर दिया गया, ये हो गया काम जी, निंदा कर दी। और जो आज का भारत है, जो दुश्मनों का प्रतिकार भी करता है और जरूरत पड़ने पर उनके घर में घुसकर प्रहार भी करता है। जिस प्रकार से उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई, उसी प्रकार पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दुश्मन को अच्छे से बता दिया गया कि अब हम परमाणु बम की धमकी से भी डरने वाले नहीं हैं। अब हमारी सेना को किसी की जवाबी कार्रवाई करने के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। पहले मैं आईटीबीपी के बारे में तो उतना नहीं जानता, इसकी हायरार्की क्या है, लेकिन मैं हमारी जो आर्मी है उसकी हायरार्की अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले रंगरूटी करने के बाद सिपाही, लास्ट नायक, उसके बाद बीच में भी दो चीज़ें होती हैं उनके, सीएचएम बीएचएम बनाने के बाद नायक सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट और कैप्टन तक की, जो ऑनरी कैप्टन तक की यात्रा होती है, और उसके बाद भी पूरा। तो पहले के समय में कहीं पर किसी कंपनी में किसी जवान के ऊपर हमला हुआ, वो वीर गति को प्राप्त हो गया, तो पूछना पड़ता था जी, वहाँ का जो सीओ होता था वो अपने जीओसी से पूछेगा, जीओसी जो है डिप में पूछेगा, डिप से कोर में जाएगा, कोर से जो है उसमें कमांड में जाएगा, कमांड से मंत्रालय जाएगा। एक लंबी प्रक्रिया ऐसी होता है डीजी के साथ। तो उसके बाद रक्षा मंत्रालय, और रक्षा मंत्रालय के बाद भारत सरकार में महीनों बीत जाते थे, जवाब ही नहीं आता था किसी। गोली आई है, हमारे बीच के साथी हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी शहादत हो गई, कोई जवाब नहीं आता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद ये व्यवस्था बदल गई। उन्होंने कहा जब सेना युद्ध के मैदान में युद्ध करेगी तो इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। गोली आती है तो गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करेगी, हमारी सशस्त्र सेना करेगी। और अब दुश्मन की गोली का जवाब हमारे सैनिक गोलों से देने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, चीन के साथ चाहे वो डोकलाम की घटना हो या गलवान की घटना हो, इन संघर्षों में भारत ने सिद्ध कर दिया कि नया भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हर परिस्थिति में पूरी दृढ़ता से खड़ा रहता है। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे वीर जवानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। नेशनल वार मेमोरियल का निर्माण हो, रक्षा बजट में वृद्धि कर सेना एवं हमारे अर्धसैनिक बलों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना हो, या बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो। अभी आपने दिखाया कि हिमाचल और उत्तराखंड के लगभग 82 ऐसे जो हमारे वाइब्रेंट विलेज हैं, उन विलेजों से आप सबको भी गुजरना है। और ये जो वाइब्रेंट विलेज हैं, जिनको पहले भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड राज्य में माणा गांव में उनके मुंह से ये जो है घोषणा हुई थी कि माणा गांव को भी पहले भारत का अंतिम गांव कहते थे। उसी दिन उन्होंने कहा कि अब ये माणा गांव भारत का अंतिम गांव नहीं होगा, बल्कि माणा और माणा जैसे सभी हमारे जिनको सीमावर्ती अंतिम गांव कहते थे, वो अब भारत के पहले गांव होंगे। तो ऐसे सभी क्षेत्रों में आप सबको निकलना है। अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। ऐसे अनेक निर्णयों के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे वीर जवानों के सम्मान और उनके हितों के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके परिवार के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी
सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने जहां एक और शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है, वहीं सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिकी धनराशि में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। इसके साथ ही हमने बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया है और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को भी पहले जो 2 वर्ष होती थी उसको 5 वर्ष कर दिया है। यही नहीं, हम प्रदेश में बलिदानियों के आश्रितों को नौकरी पूर्व प्रशिक्षण, पुत्री के विवाह अनुदान जैसी अनेक योजनाएं यहाँ संचालित कर रहे हैं। राज्य में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी बसों में हमने निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की है। इसके साथ साथ सेवारत व पूर्व सैनिकों के लिए 25 लाख रुपए की संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट भी हम प्रदान कर रहे हैं। आज के इस विशिष्ट अवसर पर मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ हमारे सैनिकों, पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों तथा बलिदानियों के आश्रितों के हितों के लिए इसी प्रकार निरंतर आगे भी कार्य करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को अभियान की सफलता के लिए बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।